morning, children. Today we are going to start with the chapter which is called as the dual nature of radiations and matter. Right. So it basically tells you that if radiations मतलब क्या? Light rays, gamma rays, light rays, X-rays, microwaves सारे कहलाते हैं radiations, right? तो इन radiations का matter-like nature भी होता है और साथ में इनका जैसे wave nature भी होता है, ठीक है? वैसे ही अर्थ या कोई भी पार्टिकल अगर वो मूव करता है तो उसके पास मास भी होता है, यानी पार्टिकल नेचर भी होता है और उसका भी वेव नेचर होता है। इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो चलो कहां से शुरू करेंगे? तो शुरू ये करेंगे कि भैया कि फंडामेंटल पार्टिकल्स हर नेचर का क्या हर मैटर के अंदर पे क्या होता है। तो कहते हैं कि हम भैया इलेक्ट्रॉन्स होती है कि नहीं होती है? हर मैटर, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो या कुछ भी हो, उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द नेचर, राइट? अब इसकी क्या वेव नेचर है, या हम ये भी पढ़ेंगे कि क्या लाइट है तो उसका क्या पार्टिकल नेचर है, ठीक है? ओके, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि भैया मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को हमें बाहर निकालनी है। कैसे निकालेंगे? क्या हम किसी सरफेस में, मेटल के सरफेस में हो या कोई भी सरफेस में हो, अगर हम लाइट डालें तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है? इसके निकलने के नियम क्या-क्या है, इनके बिहेवियर किस प्रकार से है, all that we will be studying in this chapter, right? So what are the main topics today? How can electrons be emitted from the surface of the metal? What is the photoelectric effect? The experiments of the photoelectric effect and the observation in the experiment. Laws of photoelectric effect. Okay, ठीक है? So come on, tell me one question का answer. Who discovered electrons? Yes, J.J. थॉमसन। और उन्होंने क्या बेसिकली निकाला था? इन्होंने चार्ज बाय मास यानी E by m की वैल्यू निकाली थी, जो आज भी बहुत सारा सही है, करीब होती है 1.7 into 10 to the power of 11 coulombs per kg। इनके कुछ साल के बाद, कुछ साल और बीत गए, उसके बाद कौन आया? मिलिकन साहब आए। मिलिकन साहब ने E की वैल्यू निकाली है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के ऊपर की जो वैल्यू निकाली, इलेक्ट्रॉन की फंडामेंटल चार्ज होता है, तो उसकी वैल्यू कितनी निकाली उन्होंने? 1.6 into 10 to the power of -19 कूलम। ठीक है भाई, ये भी हो गया, ठीक है? अब बात आती है कि मेटल्स के साथ या कोई भी सब्सटेंस के साथ में है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं काफी अच्छे से बाउंडेड होते हैं। इनको अगर हमें निकालनी हो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल, हम किस प्रकार से निकालेंगे? देखो, इलेक्ट्रॉन जो होता है एटम के अंदर होता है, तो एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन को कौन पकड़े हुए रहता है? हाँ बताओ। तो बोले न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्जेस है, सारे इलेक्ट्रॉन्स को पकड़े हुए रहते हैं, है ना? एग्री करते हो ना? ठीक है। अब इनमें से जो पहले ऑर्बिट में, दूसरे ऑर्बिट में, तीसरे ऑर्बिट में जैसे मतलब पास रहते हैं ना, तो वो सब न्यूक्लियस से एकदम बाउंडेड रहते हैं, न्यूक्लियस उनको पकड़े रहता है। लेकिन जो सबसे आखिरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं ना, तो उनकी जो एनर्जी रहती है, आप लोग जानते हो कि वो एटम से बंधे हुए नहीं रहते, लेकिन पड़ोसी एटम के यहाँ पर घूमने चले जाते हैं वो लोग। दे आर फ्री टू मूव, राइट? बट वेयर? इनसाइड द सब्सटेंस। अगर मेटल होता है तो मेटल के अंदर वो पड़ोसियों के घर में घूम घाम के चले आएंगे। अब इनके पास इतनी एनर्जी होती है कि थोड़ी सी और एनर्जी इसको दे दो, क्या होगा? इसको थोड़ी सी और एनर्जी दे दोगे तो ये मेटल के सरफेस में से जंप मार के बाहर आ जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन एमिशन। भैया इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया मेटल के सरफेस में से, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सो दिस विल बी कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉन एमिशन, ठीक है? अब इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए इलेक्ट्रॉन कैसा है? कैसा है इलेक्ट्रॉन एक छोटू सा पार्टिकल। कितनी होती है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? बोलो जल्दी। ये मैं लिख लेती हूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोला बच्चा कितना है? हाँ ये बोला मेरे पास 9.1 into 10 to the power of -31 kg होता है। सोच, -31, 10 to the power of -31, इसकी मास को बहुत कम कर दिया, मतलब एकदम बहुत ही छोटा सा पार्टिकल। अब छोटे से पार्टिकल को अगर आप मेटल के सरफेस में से बाहर निकालोगे, इकलौता इलेक्ट्रॉन को, थोड़ी सी एनर्जी लगेगी ना। केजी में एनर्जी को किस में मेजर करते हो? तो आप बोलोगे जूल्स में मेजर करेंगे, है ना? भैया एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन, उस छोटे से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए छोटी सी एनर्जी, और छोटी सी एनर्जी को हम अगर जूल्स में मेजर करेंगे, जूल्स बहुत बड़ा सा एक यूनिट हो जाता है। तो इस एनर्जी को मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए? छोटा सा एनर्जी चाहिए। अब ये छोटा सा एनर्जी क्या होगा? तो ये एनर्जी का
जो यूनिट होगा ना बच्चा, तो इसको हम कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी लिखते हैं इसको। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल्स के बराबर होगा? तो ये जो होगा आपका, ये कहते हम लोग, ये रहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो आया कहां से? क्लास 10 में पढ़े हो ना, वर्क डन इज इक्वल टू क्या पढ़े बेटा? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो वर्क डन है, मैं इसको वर्क लिख लेती हूँ। वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट? दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। चार्ज का यूनिट क्या होता है? चार्ज जो होता है, हम इसको फंडामेंटल चार्ज यानी 1 इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं, तो ई लिख दिया। पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिखेंगे? दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट लिखा। तो यही से बनी आपकी ईवी। ईवी की वैल्यू कितनी होती है? 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, राइट। और वोल्ट कितना लिया मैंने? सिर्फ 1 वोल्ट लिया रे बच्चा। तो इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1.6 into 10⁻⁻19 जूल्स। खत्म बात, ठीक है। तो हम अब जो भी एनर्जी का यूनिट्स लेंगे ना, तो इसको सारे को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ही लेंगे रे बच्चों, ठीक है। ओके, अब बात आती है कि हर मेटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। कभी कॉपर से निकालना है, कभी सोडियम से निकालना है, कभी सीशियम से निकालना है, कभी प्लैटिनम से निकालना है। तो क्या सभी मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी या अलग अलग एनर्जी देनी पड़ेगी? बताओ। तो भैया अलग अलग एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? जैसे फर्स्ट ग्रुप के पीरियोडिक टेबल पढ़े हो ना एलिमेंट्स के? हाँ बिल्कुल। तो फर्स्ट ग्रुप क्या होता है? फर्स्ट ग्रुप होता है वही सोडियम पोटेशियम। तो इनके पास जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सिर्फ एक। देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चमका होगा दिमाग में चमका ना। ओके, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अकेला अकेला होंगे, उसको निकालना बहुत आसान है। तो इनको निकालने के लिए आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। सीशियम के लिए, पोटेशियम के लिए, सोडियम के लिए, इनको सबको बहुत कम सी एनर्जी दे दो, इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर। लेकिन जब हम एल्युमिनियम की बात करते हैं, कॉपर की बात करते हैं, अब भैया प्लैटिनम की बात करते हैं, सिल्वर गोल्ड, तो ये सब जो मेटल्स है ना, इनमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना कोई आसान काम नहीं होता। उनको निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो हर एक जो मेटल होता है उसके लिए कम से कम एनर्जी दो ताकि इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए। वो अलग अलग वैल्यू होती है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज द वर्क फंक्शन। तो हम लोग क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल is the minimum amount of energy required by the electron just to escape from the metal surface so as to overcome the retaining forces on the surface. एक मेटल के सरफेस के ऊपर में से एक इलेक्ट्रॉन को कितनी कम से कम एनर्जी दे दी जाए ताकि वो इलेक्ट्रॉन कूद के बाहर आ जाए, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज द वर्क फंक्शन। हर मेटल के लिए ये वैल्यू अलग अलग होती है। और क्या बात तो भी डिपेंड करती है वर्क फंक्शन? तो वर्क फंक्शन सबसे पहले जैसे कहा मैंने कि मेटल अलग है तो वर्क फंक्शन अलग है। टेम्परेचर, हाँ, टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो वर्क फंक्शन कम हो जाएगा क्योंकि वो थर्मल एनर्जी उसके पास ऑलरेडी है ना। और इम्प्योरिटीज अगर उस मेटल के सरफेस में है ना, तो आसानी से मेटल के ऊपर से इलेक्ट्रॉन कूद के बाहर नहीं आएंगे क्योंकि वो डस्ट और जो बाकी गंदगी है ना, तो उसको स्टॉप करेगा इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए, तो ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो सबसे पहले किन बातों पर डिपेंड करती है भगवान? बोलो। नेचर ऑफ द मेटल, दूसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा तो वर्क फंक्शन कम, है ना। और इम्प्योरिटीज अगर रहेगी तो वर्क फंक्शन नेचुरली ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन में क्या होता है कि हमारे पास बेसिकली एक टंगस्टन का, हमारे पास देखो ये, इसमें ऐसे फिलामेंट ले लेते हैं। फिलामेंट को हम एक छोटी सी बैटरी के साथ में कनेक्ट कर देते हैं और छोटी सी बैटरी में साथ में कनेक्ट करने के बाद क्या होता है कि इसको गर्म करने पर ना तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहाँ पर एक हाई टेंशन की बैटरी लगा देते हैं और हाई टेंशन की बैटरी के साथ ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, एनोड रहेगा, एनोड पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर से निकलते हैं और ये एनोड की तरफ भागेंगे। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये हीट से कैसे हुआ? तो इसको देखने के लिए आप यहाँ आ जाओ, देखो ये वाली डायग्राम को देखो आप,
हाँ, तो इस डायग्राम में आपको क्या दिखता है कि हमारे पास एक थर्मियोनिक एमिशन के लिए एक ऐसा हमने डिवाइस बनाया हुआ है। इसके साथ एक बैटरी है, बैटरी के साथ एक टंगस्टन का कॉइल है, कॉइल को एक बल्ब वैक्यूम ट्यूब के साथ लगा दिया गया है, और इधर इसके ऊपर एक हाई टेंशन वाली एक हमारे पास वैक्यूम ट्यूब के बाहर लगा दी जाएगी, या हाई टेंशन की ट्यूब, और यहाँ पर इसको एक पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया जाएगा। भाई जब भी हम करंट को ऑन करेंगे तो मुझे पता है कि इलेक्ट्रिसिटी के पास करने पर ये टंगस्टन का जो कॉइल है बेरियम ऑक्साइड कोटेड रहता है इसके ऊपर, ये हीट होगा, तो हीट दिया मेटल को, एनर्जी मिली उसको, और इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक से होते हैं, हाई टेंशन बैटरी के साथ ऊपर अलग से कनेक्टेड है, जो पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन्स उसके साथ जाएगा और प्लेट में मिल जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। तो इस प्रकार का जो भी एमिशंस होता है, this emission is called as what? This solution is called as the thermionic emission, the emission of electrons by means of heat. Now the next we come to is the field emission. Now what do you understand by the field emission? Now the field emission का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक मेटल का सरफेस जिसमें से हमको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो ठीक है, हमने यहाँ पर इसको ले लिया है और यहाँ ये मेटल का सरफेस हो गया। अब इस मेटल के सरफेस के सामने हमने रख दिया एक पॉजिटिव वाला प्लेट, एक ऐसा प्लेट जो एक इलेक्ट्रिकल जो कनेक्शंस होती है उसके साथ में कनेक्टेड होता है, और इसके पॉजिटिव प्लेट के साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जैसे हमने इसको पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्ट कर दिया, ये जो है ये बन गया क्या हमारा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। अब इसके पास रखते हैं, बीच में कोई एयर वगैरह नहीं रखेंगे, वैक्यूम अगर रखते हैं तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है, बहुत ही स्ट्रांग अगर फील्ड लगाया तो इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे और इस प्लेट की ओर आने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार के एमिशन को क्या कहते हैं हम लोग, इस प्रकार के एमिशन को हम फील्ड एमिशंस कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आती है सेकेंडरी एमिशंस। अब ये सेकेंडरी एमिशंस क्या है भैया, तो सेकेंडरी एमिशंस में क्या होता है कि हमारे पास एक मेटल का सरफेस है ना, यहाँ पर देखो ये मेटल का सरफेस, ये येलो वाला आपको दिख रहा है, अब मैं इसको चेंज करके ऑरेंज वाला कर देती हूँ, ये देखो ये ऑरेंज कलर का। तो इस मेटल के सरफेस में हमने प्राइमरी कुछ इलेक्ट्रॉन्स को डाला, किसी और सोर्स में से इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम को यहाँ पर हमने डाला। तो इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम को जैसे ही हम लोग डालते हैं तो क्या पाते हैं, तो दूसरे सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से खुद के बाहर आ जाएंगे, तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी एमिशंस, राइट। ओके, तो ये जो बात हो गई है कि हमारे पास कि सेकेंडरी एमिशन से भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल आती है। तो अब से आती है नेक्स्ट वाली जो बात है, वो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस क्या है, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए हम एक काम करेंगे कि हमारे पास हर्ट्ज ने जो एक्सपेरिमेंट लिया था, हर्ट्ज नाम के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे, तो उन्होंने क्या किया था और कहां से आया, इस प्रकार से जो चीजें हैं ना, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की बात ही सामने कैसे आई, तो हर्ट्ज ने क्या किया देखते हैं। तो उन्होंने सिंपल एक इलेक्ट्रोस्कोप लिया। इलेक्ट्रोस्कोप का मतलब क्या, एक ग्लास का बॉटल होता है, यहाँ पर गोल्ड का फॉइल लगा देते हैं, देखो मेरा कर्सर दिख रहा होगा आप लोगों को, दिखा, ये देखो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ जो है एक ग्लास की बोतल होती है, ग्लास की बोतल के ऊपर में यहाँ पर एक मेटल का एक ऐसा एक गोला या किसी चीज का लगा दिया जाता है, उसके नीचे यहाँ पर गोल्ड की फॉइल लगा दी जाती है, और ये जो मेटल का गोला है ना, मतलब एक स्फीयर टाइप का होता है, कभी कभी प्लेट टाइप का होता है, सर्कुलर प्लेट टाइप का होता है, तो इसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, हमने उसको पॉजिटिव चार्ज मान लो दे दी, हमने पॉजिटिव चार्ज दे दी, तो नेचुरली इसको पॉजिटिव चार्ज मिला, तो ये सब तो आपस में कनेक्टेड है ना, तो ये भी तो पॉजिटिव होगा, देखो ग्रीन वाला इनिशियल स्टेज। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको चार्ज करने के बाद इसके ऊपर डाल रहे हैं हम लोग अल्ट्रा वायलेट रेस। तो जैसे ही हमने अल्ट्रा वायलेट रेस इसके अंदर में डाला ना, तो क्या होगा बोले, अल्ट्रा वायलेट रेस डाला, तो हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया कि ये पहले जो दोनों पॉजिटिव दूर दूर थे ना, रिपल तो करेंगे ही ना, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करता है, तो ये जो रिपल्शन में दो गोल्ड फॉइल के बीच में जितनी जगह पहले थी ना, ऐसे अब बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पॉजिटिव चार्ज ये वाले जो राउंड है ना आपका, उसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। इसका मतलब क्या, क्या इसका मतलब ये कि भाई यहाँ तो तूने पॉजिटिव चार्ज दे रखी थी ना इस गोले के ऊपर, अल्ट्रा वायलेट रेज डाला, इसका मतलब है कि इसमें का और नेगेटिव चार्ज चला गया, नेगेटिव चार्ज चला गया, इसका मतलब क्या,
इसका मतलब ये ना हुआ कि भैया इलेक्ट्रॉन्स चले गए होंगे तभी तो पॉजिटिविटी उसकी बढ़ गई। ठीक, आगे बात समझ। अब मान लो हर्ट्ज ने छोड़ा नहीं, उन्होंने बोला कि चल चल नेगेटिव चार्ज के साथ में कर दे, तो इन्होंने और एक इलेक्ट्रोस्कोप लिया और इसको डाल दी, इसको दे दी उन्होंने क्या, तो बोले इन्होंने इसको नेगेटिव चार्ज दे दी। अब नेगेटिव चार्ज दे दी तो भाई नेगेटिव नेगेटिव भी आपस में रिपल्शन करेंगे, तो पहले ऐसे थे वो भी गोल्ड प्लेट। अब क्या किया, इसके ऊपर फिर से इलेक्ट्रोवायलेट रेज डाला, तो अल्ट्रावायलेट रेज डाला, तो अल्ट्रावायलेट रेज क्या होती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। तो क्या हुआ, तो इसमें जितना पहले फैला था ना उसकी फैलाव कम हो गई। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि जैसे हमने अल्ट्रावायलेट रेज यहाँ पर डाली ना इस गोले के अंदर, तो हुआ क्या, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन कूद कूद के बाहर चला गया, तो पहले जितनी नेगेटिव चार्ज थी वो नेगेटिव चार्ज और कम हो गई, नेगेटिव चार्ज कम हो गई तो इनके बीच में का चार्ज कम हो गया, तो जैसे पहले इतना फैला था तो पास आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट रेज को अगर हम किसी भी मेटल के सरफेस जो चार्ज है अगर उसके अंदर में डालते हैं तो उसमें से अल्ट्रावायलेट की एनर्जी पा करके इलेक्ट्रॉन्स कूद करके बाहर चले जाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट किसने किया, हर्ट्ज ने किया। किसने किया, हर्ट्ज ने किया। तो कोई नियम तो बने नहीं, बस इतना पता चला कि भाई हाँ कि अगर आपके पास मेटल है, मेटल चार्ज है, तो उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो निकाला जा सकता है, एनर्जी देंगे अल्ट्रावायलेट रेस के रूप में और इलेक्ट्रॉन्स जंप मार करके आ सकता है बाहर। कोई नियम कानून इसके नहीं बने थे। इनकमिंग राइट का बीम्स को डालो और उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। इस इफेक्ट को क्या कहेंगे, इस इफेक्ट को कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो क्यों, लाइट को कहते हैं फोटो। अब लाइट डाला, इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गया, सो दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, phenomenon of emission of electrons from the surface of the metals when radiations of suitable frequency falls on them is called as the photoelectric effect. Got this? Right. Okay. Now ये डिस्कवरी तो हो गई, लेकिन कितना डालने से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो इसके बारे में लोगों को लगा कि भाई इसका कुछ करना चाहिए, कुछ रिसर्च करनी चाहिए। तो दो यंग साइंटिस्ट, एक 19 साल का और एक 22 साल का दूसरा, लेनार्ड और हेल्बर्ग ने इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इन्होंने अपने जिंदगी के 16 साल मतलब 16 इयर्स एक्सपेरिमेंट किया और लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बनाया। तो चलो देखते हैं कि उस एक्सपेरिमेंट की सेटअप कैसी थी, एक्सपेरिमेंट की, हाँ उसमें से उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद में उन्होंने ग्राफिकल रूप में उसको कैसे रिप्रेजेंट किया एंड उसकी के बेसिस पर लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस प्रकार से बने। चलो देखते हैं। अब हमने कहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ना बेटा, photoelectric effect. Leonard and Halbach started the experiment in the year 1886 and it ended in the year 1902. That means total of what? 16 years. Okay. Now, what did we study about this photoelectric effect? क्या बोला, लाइट को बोला कि suitable frequency अगर किसी मेटल पर पड़ती है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स कूद करके मेटल के सरफेस में से बाहर आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, मान लो कि मेरे पास कोई मेटल का सरफेस है, उसमें मैंने रेड कलर की लाइट डाली तो इलेक्ट्रॉन की एमिशन नहीं हुई, लेकिन जब मैंने ग्रीन कलर का लाइट डाला जिसका फ्रीक्वेंसी है 550 नैनोमीटर यानी उसकी एनर्जी है 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जंप मार के बाहर आता है। और जब मैंने वही चीज ब्लू लाइट के लिए यूज किया यानी कि 400 नैनोमीटर्स के करीब इसकी वेवलेंथ थी, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी जो एनर्जी उस फोटोन की जो ब्लू कलर की थी उसका 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, यानी मैंने एनर्जी को बढ़ा दी। देखो यहाँ पर 2.25 था, यहाँ पर 1.77 था, यहाँ पर 2.25 था, उसकी एनर्जी कम थी और मेरे पास 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की मैंने एनर्जी वाली लाइट को डाला, तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन जंप किया उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी थी 6.22 × 10⁵ मीटर्स पर सेकेंड। यानी फ्रीक्वेंसी के ऊपर में डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं, है ना, इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं वो भी कलर पे डिपेंड करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा और दूसरा बात इस बात पे डिपेंड करेगा
कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो निकल करके बाहर आ रही है वो भी जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी पर डिपेंड करता है। चलिए छोड़िए इसको, आप बस इतना समझिएगा कि सूटेबल अगर फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को नहीं डालोगे तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। तो भाई इन्होंने क्या बोला, अब लेनार्ड और हलवा के एक्सपेरिमेंट का सेटअप किस प्रकार से था, तो यहाँ आप देखेंगे कि उनकी सेटअप यहाँ पर आ गई। क्या है सेटअप, एक्सपेरिमेंटल सेटअप की, तो सबसे पहले इन्होंने लिया है एक ग्लास का ट्यूब, देख रहे हो यहाँ पे, ये मैंने इसकी आउटलाइन बना देनी है। ये आपने देखा कि इसके अंदर एक ग्लास का ट्यूब है। अब ये ग्लास का जो ट्यूब है ये वैक्यूम है बेसिकली, और इसके अंदर एक कैथोड है और इसी के अंदर हम देख रहे हैं कि एक एनोड भी है। ठीक है, कैथोड बट नेचुरल किससे कनेक्टेड होगा भैया, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। देखो गोल 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 घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए यहाँ पर आके कनेक्ट हो गया। और एनोड हम जानते हैं कि एनोड हमारी कहां पर कनेक्टेड होती है, ऐसे कनेक्ट होते हुए ये हमारी पॉजिटिव से कनेक्ट हो गई। ठीक है, एनोड जो रहेगा वो पॉजिटिव है और कैथोड जो है वो हमारा नेगेटिव है। ठीक है, अब हमने इसको ऑन कर दिया और यहाँ एक लाइट की सोर्स रखी। लाइट की सोर्स में से इलेक्ट्रिक लाइट की जो लाइट है उसकी वेव निकली, अल्ट्रावायलेट लाइट रेज होगी या कोई भी और वेव्स होगी, वो यहाँ लाइट सोर्स से निकली। और इसके अंदर ग्लास के अंदर में से ना अल्ट्रावायलेट रेज नहीं जाता है, तो यहाँ हम लोग क्या बनाते हैं, क्वार्ट्ज का एक विंडो बना देते हैं, क्योंकि ग्लास अगर रहेगा तो अल्ट्रावायलेट रेज इसके अंदर से पेनिट्रेट होकर के कैथोड तक का नहीं पहुंच पाया, इसलिए यहाँ पर एक छोटा सा विंडो बना देते हैं क्वार्ट्ज का। लाइट अंदर गई, कैथोड पे पड़ी और कैथोड को मिल गई एनर्जी, और इस एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स ने जंप मारनी है और यहां से पहुंचनी है कहां पर, तो बोले ये एनोड, यानी इसको हम कलेक्टर प्लेट बोलते हैं, इस कलेक्टर प्लेट तक का पहुंचेंगे। भले ये भैया यहाँ तो वैक्यूम था, तो वैक्यूम था तो जो हमारा जो सर्किट कंप्लीट होगा तभी ना हमको इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास होती हुई दिखाई देगी। भैया वैक्यूम था, बाहर में तुम कितना भी वोल्टेज का लगा दो तो ये जंप मार के यहाँ तक पहुंचेगा कैसे, जब यहाँ पर चार्ज पार्टिकल होंगे, है ना। तो हमें क्या दिखता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन लाइट डाला तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकली, कहां तक पहुंची, तो बोले एनोड तक पहुंची, सर्किट हो गई कंप्लीट। और अगर हम यहाँ पर एक माइक्रो एमीटर इसके साथ में कनेक्ट करते हैं तो हमें माइक्रो एमीटर में हमको रीडिंग्स मिलेगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि हमारे कैथोड पर लाइट पड़ने पर इलेक्ट्रॉन्स निकला, यही मतलब निकल गया, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो मिल गया। ठीक है, अब इन लोगों ने इसके बेसिस पर रख करके खूब सारे एक्सपेरिमेंट किए। ठीक, तो सबसे पहले क्या किया, सेटअप तो करने के बाद एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ चीजों को कांस्टेंट करना पड़ता है और बाकी चीजों पे वेरिएशंस देखनी पड़ती है। तो सबसे पहला इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, जो ऑब्जर्वेशन था वो किस किस बातों पर किया, तो चलो देखते हैं। तो एक्सपेरिमेंट को मैंने फिर से यहाँ पर छोटा सा ड्रॉ कर लिया है, फैक्टर इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो करंट। तुम भी बोलोगे ना, लाइट ज्यादा तो ज्यादा करंट मिलना चाहिए, कम लाइट तो कम करंट मिलना चाहिए, है ना। ओके फाइन, तो हमारी एक्सपेरिमेंटल सेटअप को जरा वापस से ध्यान दो, ये रहा हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ठीक है, देखो इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे हमारे पास में क्या था बच्चों, हमारे पास एक वैक्यूम का ट्यूब था, क्वार्ट्ज का एक खिड़की था, उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ रहे थे, हमने यहाँ पर यूवी ले लिया था, कैथोड के ऊपर में लाइट को डाला, इलेक्ट्रॉन्स निकला, एनोड तक का पहुंचा, और सिंपल मैंने बना दिया सर्किट को, यहाँ पर एक माइक्रोमीटर रख दिया, माइक्रोमीटर में रीडिंग आई यानी करंट बना। ठीक, अब हम क्या करते हैं, एनोड की पोटेंशियल यानी इस बैटरी को कांस्टेंट कर देते हैं, एनोड पोटेंशियल को कांस्टेंट रख देते हैं, और लाइट का जो कलर रहेगा उसको भी हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, बल्ब वही रखते हैं, लाइट को कलर को चेंज नहीं करते हैं, दो चीज कांस्टेंट रखते हैं। क्या क्या कांस्टेंट रखेंगे बोलो मेरे साथ। पहला, इस एक्सपेरिमेंट को करने के दौरान पहली ऑब्जर्वेशन, इसमें हम लोग क्या क्या कांस्टेंट रखेंगे बच्चों, हम रखेंगे कांस्टेंट कलर ऑफ द लाइट और एनोड की पोटेंशियल। देखो यहाँ पर जो बैटरी है ना, इसको बढ़ाना घटाना नहीं है,
पहला एक्सपेरिमेंट के दौरान। और ना ही हमको कलर को चेंज करना है। क्या चेंज करना है फिर? तो बोले इंटेंसिटी को चेंज करो। हाँ, तो इंटेंसिटी कैसे चेंज होगी? तो इंटेंसिटी आप ही सोचो, लाइट को, बल्ब है ना, बल्ब जल रही है, जहां पर भी आपके घर पे चल रही होगी बल्ब, तो उसके पास अपना हाथ लेके जाओ तो ज्यादा एनर्जी मिलती है ना, और दूर लेके जाओ तो, दूर लेके जाओ तो एनर्जी तो कम हो जाती है, इंटेंसिटी कम हो जाती है, लाइट कम मिलती है हमें, है ना। तो डिस्टेंस के ऊपर में हमारी इंटेंसिटी डिपेंड करती है। तो हम क्या बोलेंगे, जो इंटेंसिटी है ना बेटा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स का स्क्वायर, फ्रॉम सोर्स का स्क्वायर के ऊपर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी दूर करोगे इंटेंसिटी उतनी कम हो जाएगी। तो हमारा काम इसमें है कि कलर को चेंज मत करो, बैटरी का वोल्टेज को चेंज मत करो, सिर्फ पहले बल्ब को दूर रखो और उसके बाद धीरे 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 इंटेंसिटी को बढ़ाते जाओ, यानी बल्ब को पास लेके आते जाना है। ठीक है, और उसके बाद क्या मेजर करनी है, इंटेंसिटी को इंक्रीज करना है, और हमको क्या करना है कि इसके साथ साथ हमें करंट को पढ़ना है। ठीक है भाई, तो हमारा एक्स एक्सिस में क्या होना चाहिए बच्चों, एक्स एक्सिस में होना चाहिए हमारा इंटेंसिटी, और यहां पर क्या होना चाहिए, तो बोले फोटो करंट। बल्ब को पास लेते आए तो इंटेंसिटी बढ़ गई, और फोटो करंट का क्या हो रहा है, हम यहाँ पर देखेंगे हमारे जो माइक्रोमीटर के करंट के रीडिंग के अंदर से हमको मिलना शुरू हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, तो क्या देखोगे कि जैसे जैसे हमारी इंटेंसिटी बढ़ रही है, हमारा फोटो करंट भी बढ़ रहा है, एंड देयर इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब इंटेंसिटी बढ़ाया तो करंट भी बढ़ गया। ऐसा क्यों हुआ होगा, दिमाग में आया? करंट कब बढ़ेगा भाई? यहां से आपने लाइट डाली, कम इंटेंसिटी की लाइट डालोगे लेकिन एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो क्या देखोगे कि यहां से कम इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ज्यादा इंटेंसिटी को बढ़ा दोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे तो ज्यादा करंट हो जाएगा, राइट। और ज्यादा करंट हो गया तो आपको यहाँ पर माइक्रोमीटर में ज्यादा रीडिंग्स आएगी, इंटेंसिटी बढ़ी, करंट भी बढ़ी, और देयर इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। सो current is directly proportional to intensity of the radiation। ये इनका जो पहला जो ऑब्जर्वेशन है ये रहा। आगे बात समझ में, इंटेंसिटी बढ़ा, इंटेंसिटी को इंक्रीज किया, तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब निकला कि करंट भी आपका बढ़ गया। ठीक, अगली बात समझ में, डायरेक्ट ग्राफ भी समझ में आ गया, लेकिन ध्यान रखना जब भी ग्राफ बनाएंगे ना तो इंटेंसिटी को एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि इंटेंसिटी हम चेंज कर रहे हैं, और जिसकी वजह से करंट को चेंज मिल रहा है, हमको करंट का चेंज मिल रहा है, तो इसको हम लोग वाई एक्सिस पे रखेंगे, इंटेंसिटी को हम लोग एक्स एक्सिस पर रखेंगे। ठीक, ओके, चलिए, तो ये तो हो गई हमारी पहली एक्सपेरिमेंट। अब अगला एक्सपेरिमेंट क्या है, potential. The next experiment they conducted was the effect of the anode potential. Now what do you understand by the anode potential? तो भाई एनोड पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि भैया ये जो है ना पोटेंशियल, देखो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, कैथोड को नेगेटिव पोटेंशियल दिया, एनोड को हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दे दी। ठीक है, अब इसको चेंज करना है तो इसको हम वेरिएबल बना लेते हैं। तो इस दौरान हमारे पास में क्या चीज को कांस्टेंट रखनी है, तो कांस्टेंट रखना है हमको इंटेंसिटी को और लाइट की फ्रीक्वेंसी को, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखना है। इसका मतलब क्या कि लाइट का डिस्टेंस, क्वार्ट्ज का ये जो यहाँ ना, यहाँ बल्ब जो जहां पर लगा रखा है वहीं पर रहेगा, उसकी जो भी पोजीशन है उसको चेंज नहीं करनी। दूसरा, हमको फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना है, इसका मतलब एक मोनोक्रोमेटिक लाइट रेज लेनी है
और इसका कलर को हमको चेंज नहीं करना है। अब क्या चेंज करना है, तो बोले इफेक्ट ऑफ एनोड पोटेंशियल, यानी एनोड की पोटेंशियल को हम चेंज करेंगे। ठीक है, एनोड की पोटेंशियल को चेंज करते जाएंगे और क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो बोले फोटो करंट का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एनोड पोटेंशियल को आप एक्स एक्सिस पे ले लो क्योंकि आप चेंज कर रहे हो। एनोड पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल को आप फटाफट चेंज करते जा रहे हो और क्या पाओगे, शुरू में आपने रेडिएशंस डाला होगा, एनोड की पोटेंशियल जीरो पोटेंशियल थी, ये जीरो है, और एनोड की पोटेंशियल आपने कुछ दिया ही नहीं, तो क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या मुझे करंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं ना, कुछ कुछ जो एकदम बाहर के लेयर में से निकलता है, तो उनकी स्पीड ज्यादा होती है, ज्यादा एनर्जी वाले होते हैं, और कुछ जो होते हैं बिल्कुल अंदर से निकलते हैं, हाँ, तो उनके पास एनर्जी कम होती है। आपने एनर्जी दी ना उसको, तो इलेक्ट्रॉन्स कूद के बाहर आया ना। तो कुछ कुछ एकदम होते हैं हनुमान जी, और ये हनुमान जी लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, कैथोड से निकलेंगे और सीधे पहुंच जाएंगे एनोड से। बल्कि जब आपने एनोड की पोटेंशियल को 0 वोल्ट दिया तब भी पहुंचेंगे। तो भाई यहाँ पर करंट आपका जीरो नहीं बट सम नॉन जीरो वैल्यूज यहाँ पर दिखाएगा। हाँ, कुछ इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गया था इसीलिए। ठीक है, ओके। अब बात आती है कि मैंने एनोड के पोटेंशियल को बढ़ाया, यानी इसको और पॉजिटिव करती चली गई। तो पहले मान लो कि एक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे और यहां तक पहुंच रहे थे। अब क्या होगा, आपने क्या किया, एनोड की पोटेंशियल को बढ़ा दिया। एनोड की पोटेंशियल को बढ़ा दी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, जो पहले एनोड तक कैथोड से निकल करके पहुंच रहे थे, अब ज्यादा हो जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल ज्यादा हो जाएंगे। तो अब ज्यादा हो जाएंगे तो करंट क्या होगा, सोचो। करंट बढ़ जाएगा, धीरे 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 बढ़ते चला जाएगा। यानी यहाँ पर हमने फोटो करंट ले रखा है ना, और यहाँ पर एनोड पोटेंशियल को बढ़ाने से फोटो करंट भी बढ़े, क्या एकदम बढ़ते 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 चला जाएगा, सोचो ना। देखो यहाँ पर कुछ हद तक यहाँ बढ़ेगा, उसके बाद ये जो कर्व है ना आपकी फ्लैट होती हुई दिखाई देगी, और इसको हम लोग कहेंगे दैट इज कॉल्ड एज द सैचुरेशन करंट। भाई ये क्या, भाई बढ़ना चाहिए था ना, तो बढ़ क्यों नहीं रहा है? ऑब्जर्वेशन ये दिखा रहा है कि कुछ समय के बाद में ये स्टॉप हो गया, फ्लैट हो गई कर्व, आगे नहीं बढ़ रहा। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि भाई यहां से जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे सारे पहुंच गए कहां तक, तो बोले एनोड तक, उतने करंट दिखाएगा ना। अब उसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स उससे ज्यादा निकल ही नहीं रहे, तो कौन पहुंचेगा वहां पर? 100 निकले 100 के 100 पहुंच गए, 1000 निकले 1000 के 1000 पहुंच गए। हाँ, बल्कि यहाँ पर बहुत सारा 10 मिलियंस वगैरह हो जाता है, बहुत ज्यादा होता है, उससे भी मिलियंस और मिलियंस और मिलियंस पे भी ज्यादा इसमें से जाता है, तो नेचुरली उतने सारे पहुंच गए। उसके बाद में करंट में कोई बढ़ोतरी नहीं दिखाई देगी। कर्व कैसे दिखाई देगा, तो बोले कर्व तो फ्लैट दिखाई देगा। बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई। शुरुआत में क्या हुई, एनोड के पोटेंशियल को बढ़ाने के साथ साथ करंट बढ़ा, कुछ समय के बाद में सैचुरेशन, हमने एनोड की पोटेंशियल को बढ़ाई, उसके बावजूद हमको मिल रहा है सैचुरेटेड करंट, करंट कांस्टेंट। इसका कारण ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स निकले थे कैथोड से एनोड तक पहुंच गए, है ना। तो इसलिए वो हमको करंट में कोई वृद्धि दिखाई नहीं देगी, कोई भी इंक्रीमेंट नहीं दिखाई देगा। अगली बात समझ में, ठीक है। हम एक काम करते हैं, क्या करें, ये जो एनोड की पोटेंशियल को मैंने पॉजिटिव दे रखी थी ना, उसको उल्टा निकालते हैं, नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, और नेगेटिव करके अब क्या होगा, सोच 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 जल्दी। ये नेगेटिव कर दी मैंने, इलेक्ट्रॉन खुद भी नेगेटिव, ये नेगेटिव क्या बोलेगा इलेक्ट्रॉन से, भाई जा, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बिल्कुल बोलेगा। तो ये धक्का मारा, ये बोलेगा तू पीछे जा, तो करंट की वैल्यू क्या होती चली, करंट की वैल्यू कम होती चली जाएगी, क्योंकि पहले जितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे ना, एनोड पोटेंशियल नेगेटिव होकर के क्या बोलेगा, उसको कम कर दिया। तो
फटाफट 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 इधर क्या होते जाएगा, बोले करंट कम होते जाएगा, जीरो नेगेटिव नहीं हो रहा ना, देखो करंट नेगेटिव नहीं हो रहा, करंट कम होते जा रहा है। एक पोटेंशियल ऐसे आएगा जो तुमने यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल दिया, ये सारे जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स ये कैथोड में से निकले होंगे ना, सारे को धक्का मार के पीछे करते, कोई करंट यहाँ पर नहीं पहुंचा, कोई एनोड तक नहीं पहुंचा। तो इस पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पोटेंशियल को हम लोग बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। बच्चा, इसको हम लोग बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब इन्होंने, या कट ऑफ पोटेंशियल भी बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब वो पोटेंशियल जो मोस्ट ताकतवर हनुमान जी इलेक्ट्रॉन्स लोग थे उनको भी रोक दिया, ठीक है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी रोक दिया। कट ऑफ पोटेंशियल वो होंगे, वो पोटेंशियल होगा जो मोस्ट एनर्जेटिक हनुमान इलेक्ट्रॉन, आई एम कॉलिंग इट हनुमान इलेक्ट्रॉन बिकॉज हनुमान जी है ना, ज्यादा एनर्जी वाले होते, तो एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी रोक दिया। अब इसकी एनर्जी कितनी रही होगी, ये तो मेजरेबल वैल्यू है ना, इसको मेजरमेंट किया जा सकता है, हम इसको भी नॉट कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल को। तो अब कहते हैं, और ये कैसी वाली है, ये नेगेटिव है बेटा, देखो ये तुम्हारी एनोड पोटेंशियल की पॉजिटिव साइड है और ये कहां पर है, ये नेगेटिव है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज नेगेटिव। तो एनर्जी कितनी हो गई, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, तो इसको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिखेंगे। और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है, दैट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज इज व्हाट, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की, और पोटेंशियल डिफरेंस कितनी लगाई है, वो भी तुम्हारा नेगेटिव, और वी नॉट, तो भैया माइनस ई इंटू माइनस वी नॉट दैट इज इक्वल टू प्लस ई वी नॉट। काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होती है, बोले पॉजिटिव, तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अभी बात पूछना क्या, जितने सारे इलेक्ट्रॉन इस कैथोड में से निकल रहे हैं, सारी की एनर्जी सेम होती है या अलग अलग होती है? बोलो, सेम होती है कि अलग अलग? अलग अलग होती है। जो सरफेस के एकदम बाहर से निकलेंगे उसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी, जो अंदर से निकलेंगे उनकी एनर्जी कम रहती है, ठीक है। बात समझ में आई? तो कट ऑफ वोल्टेज इज द वोल्टेज ऑफ द एनोड व्हिच इज केपेबल ऑफ स्टॉपिंग इवन द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स। समझ में, राइट? अब है नेक्स्ट। पहला हमने क्या देखा, चलो रिवाइज करते हैं। पहला हमने देखा कि भैया कि करंट को मेजर करो और इंटेंसिटी को बढ़ाओ। तो हमने क्या देखा, इंटेंसिटी के बढ़ाने पर फोटो करंट बढ़ रहा था। दूसरा एक्सपेरिमेंट हमारा क्या बोला, दूसरा एक्सपेरिमेंट में हमने ये किया कि भैया इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखो, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखो, और एनोड पोटेंशियल को चेंज करके तो देखो बेटा, शुरुआत में बढ़ती है ग्रीन वाली, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फ्लैट हो गया मैडम। हाँ जी, तो ये फ्लैट क्यों हुआ, जितना इलेक्ट्रॉन्स निकला था सारे पहुंच गए थे कहां पर, तो बोले एनोड तक, और इसलिए करंट तो जो है आपका नहीं बढ़ा। बात अभी समझ में, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई थी, क्या हमारे पास जीरो पोटेंशियल एनोड की दिए तो जीरो करंट था क्या, बोले नहीं, कुछ एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए थे एनोड तक और हमको करंट दिए। क्या होगा अगर एनोड को हमने पोटेंशियल पॉजिटिव की जगह नेगेटिव कर दिया, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रोक देगा, करंट धड़ 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 कम हो जाएगा। एक वैल्यू पोटेंशियल की ऐसी देगी कि यहाँ पर जो करंट जो रहेगा वो जीरो हो जाएगा, है ना? ओके, तो ये इस पोटेंशियल को क्या कहते हैं, जहां पर कोई करंट ना मिल रहे तो उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। और इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव, वैसे ही स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हमारी क्या है, इस साइड में हमने मेजर किया वो नेगेटिव है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू ई पी नॉट, और वो कट ऑफ पोटेंशियल कहलाता है, जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को भी रोक लेगा। अब क्या पढ़ने वाले हम लोग इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़ने वाले हैं। एक्सपेरिमेंट वही, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब, ग्लास, ग्लास में कैथोड, एक एनोड और एक बैटरी, बैटरी उसमें वेरिएबल बैटरी
है ना, उसमें एक प्लस एक माइनस और एक साथ में लग गया माइक्रोमीटर। अब हम क्या करने वाले हैं, हम लोगों को इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी देखते हैं। पहले क्या देखे थे, इंटेंसिटी देखे थे, फिर एनोड पोटेंशियल देखे थे, अब हम इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी देखने वाले हैं। और इस दौरान हम लोग इंटेंसिटी ऑफ द लाइट को कांस्टेंट रखने वाले हैं और चेंज क्या करेंगे, चेंज करेंगे कलर ऑफ द लाइट, यानी फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, तो हमने यहां पर रखनी है एनोड की पोटेंशियल को ही चेंज करेंगे, और यहाँ पर हमने वाई एक्सिस पे इसका इफेक्ट देखेंगे किस पर, तो बोले फोटो करंट पर। तो हमने क्या देखा, मान लो फ्रीक्वेंसी 1 पे लाइट रखते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट को हम रख रहे हैं, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसको हमने लिखा that is equal to ν1। क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखो, पहले क्या बताया था आपको कि पहले करंट थोड़ा सा बढ़ता है, उसके बाद क्या होता है, ऑलमोस्ट यहाँ पर सैचुरेशन करंट हमको मिल जाती है, यानी कि ये जो पार्ट मिलती है पहले क्या होती है, फ्रीक्वेंसी 1 में इंक्रीज होती है, उसके बाद ये फ्लैट हो जाती है, ये फ्रीक्वेंसी 1 की। और हमने क्या बोला कि नेगेटिव एनोड पोटेंशियल को देते हैं, यानी तो वो कम होते 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 हमको यहाँ पर एक करंट जाकर के 0 हो जाता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, किसके लिए, फ्रीक्वेंसी 1 की। राइट, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, कलर ऑफ द लाइट को चेंज करते हैं। पहले कुछ फ्रीक्वेंसी 1 था, अब फ्रीक्वेंसी 2 कर, फ्रीक्वेंसी को हमने बढ़ा दिया। इंटेंसिटी यानी जो ब्राइटनेस है उतना ही रख रहे हैं, लेकिन क्या चेंज कर रहे हैं, हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी को जब चेंज कर रहे हैं, इंटेंसिटी वही है, तो हमने ये देखा कि भाई यहाँ पर करंट इसमें भी बढ़ गई, लेकिन थोड़े समय के बाद इसको फ्लैट मिल गया, वही इंटेंसिटी फ्लैट जो सैचुरेशन करंट है वो सेम मिला। और ये वाली फ्रीक्वेंसी जो है हमारी फ्रीक्वेंसी ν2, यहाँ पर जो ν2 है वो ν1 से ज्यादा था। तो क्या पाया गया, इंटेंसिटी को सेम रखने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल इसकी हो गई V02, पोटेंशियल नेगेटिव साइड में आपको बढ़ गई फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पर। चलो एक काम करते हैं, हम और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, तो भी क्या पाते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी में भी हमारे पास सैचुरेशन करंट वही है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा V03 हो गया, यानी कि ये जो ν3 था वो ν2 से भी हमारा फ्रीक्वेंसी ज्यादा था। फ्रीक्वेंसी को जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी क्या होते चला जा रहा है, वो भी हमारा बढ़ते हुए चला जा रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आया वो जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू फ्रीक्वेंसी, मतलब कलर ऑफ लाइट की फ्रीक्वेंसी की जो बढ़ती जाएगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ती जाएगा। तो इसका मतलब क्या कि जो हमारी जो कट ऑफ पोटेंशियल है, कट ऑफ पोटेंशियल मतलब ये वाली पोटेंशियल, वो किस बात पे डिपेंड नहीं करी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। तब तो हमको सैचुरेशन करंट सेम मिला ना, हमको सबका सैचुरेशन करंट सेम मिला, इंटेंसिटी सेम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कूद के आता है वो सेम, कलर बस चेंज किया, तो करंट उतना ही था, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका अलग है। फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आपका बढ़ गया। तो कट ऑफ पोटेंशियल किस बात पे डिपेंड करता है, तो बोले फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होती चली जाएगी ना, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये पाया गया। ठीक है, और मिलिकन साहब ने आगे चल के, मैं एक बार और बताऊंगी, एक और ग्राफ उन्होंने बनाया था, किसने, मिलिकन, ये लेनार्ड लोगों ने बनाया था, लेनार्ड और हलवा, कितने साल की मेहनत, तो बोले 16 साल की मेहनत। ठीक है, अब ये बात उसके बाद बहुत सालों के बाद मिलिकन साहब आए, और मिलिकन साहब को कुछ और काम करना था, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने जो ग्राफ बनाया वो किस प्रकार से बना, तो वो उसका जो ग्राफ था उन्होंने एक्स एक्सिस पर क्या लिया और वाई एक्सिस पर क्या लिया, इसको देखते हैं। मिलिकन साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किया उस पे उन्होंने एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी को डाला, और वाई एक्सिस पर उन्होंने स्टॉपिंग पोटेंशियल को लिया। तो क्या पाया, उन्होंने पहले मेटल ए के लिए एक्सपेरिमेंट किया, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बना।
और फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आपका बढ़ते गया और यहाँ से ऐसे ग्राफ बना। दूसरा मेटल लिया, तो उधर भी उनको पैरेलल लाइंस मिला। देखो ये दोनों लाइंस जो है वो कैसे लाइंस मिल रहे हैं हमको, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में देखा ये पैरेलल लाइंस मिले हैं। मेटल सी के लिए किया तो भी ऐसे ही कुछ मिला। तो ये जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू ν1, दिस इज ν2 एंड दिस इज ν3। तो ये इस मेटल ए की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। मतलब इससे कम डालोगे तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हर मेटल की अलग थी, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि ये तीनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल बनते हैं। तो इन्होंने किस पे बनाया, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल पर ग्राफ को बनाया। तो क्या पाया, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बना, अलग अलग मेटल्स के लिए पैरेलल लाइंस मिलेंगे और इससे हमको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हर मेटल की कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर? ओके, द लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे आया, तो लेनार्ड एंड लालवा ने जो एक्सपेरिमेंट किए 16 साल के लिए, वो एक्सपेरिमेंट्स की जो सारी ऑब्जर्वेशन है उसको कलेक्ट किया गया और कलेक्ट करके एक सेट ऑफ लॉज बना दिया जाता। तो वो लॉज क्या क्या है उसको हम लोग फटाफट देखते हैं। ठीक है, पहला लॉ क्या कहता है, फॉर ए गिवन मेटल एंड फ्रीक्वेंसी of the incident radiation, number of photoelectrons ejected per second is directly proportional to the intensity of incident radiation। मतलब कोई भी मेटल के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, यानी फोटो करंट कितना निकलेगा, मेटल पे लाइट डाला और इलेक्ट्रॉन्स कितना निकलेगा, ये डिपेंड करता है एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर होना चाहिए लाइट की फ्रीक्वेंसी, और जितनी ज्यादा इंटेंसिटी डालोगे लाइट की मेटल में से उतने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। ये तो हमने पहले ही दिखा था। कैसा ग्राफ बना था पहला वाला, ध्यान करो, पहला वाला आपने यहाँ पर इंटेंसिटी लिया था और यहाँ पर आपने फोटो करंट को ले लिया था। ग्राफ कैसी बनी, तो बोले ऐसी बन गई थी, है ना, इंटेंसिटी और फोटो करंट के ऊपर। तो पहला लॉ उसी पर था। फॉर ए गिवन मेटल there exists a minimum frequency of radiation below which no emission takes place. This is called as the threshold frequency। हर मेटल की अपनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, उससे कम फ्रीक्वेंसी दोगे तो वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसमें से इलेक्ट्रॉन एमिशन निकला ही नहीं। ये ऑब्जर्वेशन था किसका, लेनार्ड और हल्बर्ग। हर मेटल की अपनी एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, ये उन्होंने बताया। उससे कम फ्रीक्वेंसी में लाइट डालोगे तो इलेक्ट्रॉन्स कितना भी ज्यादा इंटेंसिटी को बढ़ा दोगे, कितना भी ज्यादा इंटेंसिटी को बढ़ा दोगे, उसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन कूद करके बाहर नहीं आएगा। अबाउट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर आपने ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर डाले, अबाउट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन कूद करके बाहर आती है उसके पास अपनी एनर्जी होती है कि हाँ होती है। तो वो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है किस बात पे डिपेंड करी, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं किया। किस बात पे डिपेंड किया, तो बोले फ्रीक्वेंसी के ऊपर में डिपेंड किया। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इंटेंसिटी, नॉट इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी नॉट ऑन द इंटेंसिटी। कैसे ग्राफ मिला था बेटा, बताओ। ग्राफ ऐसे मिला था कि आपके पास इंटेंसिटी सेम हो गई थी सारे लोगों की। इसको थोड़ा सा बड़ा ग्राफ बनाती हूँ, ये इधर यहाँ बनाती हूँ, सेकंड वाला थर्ड लॉ का एक्चुअली। तो यहाँ पर मैंने सेकंड लिख दी थी, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ आपने लिखा था एनोड का पोटेंशियल और यहाँ पर आपने ले लिया था फोटो करंट। क्या पाया था, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए ऐसे ग्राफ बना था, है ना। लेकिन जब आपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दी और इंटेंसिटी को वही रखा तो क्या सेम मिला बच्चों, सैचुरेशन करंट सेम मिला, लेकिन क्या अलग अलग हो गया था, तो बोले सैचुरेशन करंट है ये सेम था, स्टॉपिंग पोटेंशियल इन तीनों का अलग अलग हो गया था। फ्रीक्वेंसी को आपने बढ़ाया तो क्या पाया, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ गया था। इस पर इन्होंने तीसरा लॉ बनाया। और चौथा लॉ ये है कि भैया लाइट को आपने मेटल के ऊपर डाला तो इलेक्ट्रॉन कितनी देर में बाहर आएगा, तो बोले 10⁻⁻⁹ सेकंड्स में बाहर आ जाएगा, यानी कि कोई समय नहीं लगता, लाइट डाला और इलेक्ट्रॉन कूद करके बाहर। ये इनका फोर्थ लॉ। होपफुली ये समझ में आया पहला वाला, फिर से देखो वीडियोस को। ठीक है, तो ये आपका
अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।